हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है, दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 13th ऑफ द क्लास 12th विच इज़ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इकोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2 से 3, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी यूनिट। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, इसका वन शॉट। और हम इस पर बात करेंगे कि क्या क्या हमारे PYQs है, कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर से अभी तक, और पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन NCERT लाइन बाय लाइन हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है उसके बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वन शॉट हमने और भी चैप्टर्स की बनाई है, उनका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको बता रखा है कि हमारा नेचर कितना अच्छा है, कितना फैसिनेटिंग होता है ना, और वो कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और किस तरह से एनवायरनमेंट पूरा जो है इकोसिस्टम चल रहा है। तो ये तो आपका बेसिक है, ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसमें आपको बता रखा है सिंपल कि हमारे पास नेचर में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे दो पर्पस होते हैं कि वाई डज दैट पर्टिकुलर थिंग इज अकरिंग एंड हाउ डज इट अकर्स। जैसे यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि यहाँ देखो, वाई डज द बर्ड सिंग्स, चिड़िया गाना क्यों गाती है, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द बर्ड सिंग। आप कभी भी नेचर में कोई भी चीज़ देखते हो, आपको उसको देख के दो ही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि भाई ये काम कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हो यहाँ पे जैसे बता रखा है द हाउ टाइप क्वेश्चन आपको बताता है उसके पीछे का मैकेनिज्म कि वो कैसे हो रहा है ना, और वो क्यों हो रहा है, वो उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नेचर में दो ही चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं व्हेन वी सी एनी नेचुरल थिंग। द हाउ टाइप क्वेश्चन कि वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे है उसका मैकेनिज्म कि वो जो बर्ड है उसके वोकल जो कॉर्ड है पूरा उसके मैकेनिज्म है। ठीक है, और क्यों हो रहा है वो होता है हमेशा सिग्निफिकेंस, उसका क्या नेचर में रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो बताता है। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मेन चैप्टर पर आते हैं अपने। देखो, अब अपना जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो ये है लाइन, सबसे पहली लाइन ये है कि इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या होती है? इकोसिस्टम जो आप अपने आसपास देखते हो, दैट इज इकोलॉजी। इकोसिस्टम में हम ये देखते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रह रहे हैं और वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, एबायोटिक में एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, है ना, वाटर, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन NCERT की, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज पॉपुलेशन, थर्ड इज कम्युनिटी एंड फोर्थ इज बायोम। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सेम तरह के ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाते हैं, और सेम तरह की पॉपुलेशन आगे कम्युनिटीज़ बनाती है, और कम्युनिटीज़ से फिर बनते हैं बायोम्स। ठीक है, तो ये 4 बेसिक लेवल है, और भी लेवल्स होते हैं, बायोस्फीयर, लैंडस्केप, पर ये बेसिक 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नीट 2018 में क्वेश्चन आया था निश पर, कि निश क्या होता है। तो निश जो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन निश है, पहली बात तो ये समझ लो। निश होता है द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसमें, उस एनवायरनमेंट में उसके जो भी फंक्शनल रोल्स हैं, वो क्या काम करता है, वो उसका क्या है, निश होता है बेटा। ठीक है, तो निश हम किसको बोलते हैं? निश होता है जो फंक्शनल रोल। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलता है, कैसे अपना खाना खाता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे मेटिंग करता है, वो सारे उसके निश है। और हैबिटेट होता है प्लेस ऑफ लिविंग, है ना। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस ऑफ लिविंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है वो उसकी प्लेस ऑफ लिविंग होती है। ठीक है, तो हैबिटेट हम किसको बोलेंगे, इसको देख लो। आपको अगर कलर विजिबल नहीं है तो 1 सेकेंड में आपको कलर दिखा देती हूँ। हैबिटेट हम बोलते हैं किसी के भी रहने की जगह, है ना। हैबिटेट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का प्लेस ऑफ लिविंग। पर जो निश है वो है कि वो उसका क्या रोल है भाई नेचर में, वो किससे मिलता है, कैसे इंटरैक्ट करता है। तो आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि हैबिटेट होता है किसी का भी एड्रेस, वो कहाँ रहता है, और निश होता है उसका प्रोफेशन, वो क्या करता है, कैसे काम करता है, किससे इंटरैक्ट करता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, 2018 में यहाँ से क्वेश्चन था बेटा, राइट। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसमें बता रखा है कि जो इकोलॉजी है,
at organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में और वैसे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई इकोलॉजी को अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे स्टडी करना है तो वो कुछ और नहीं है, वो उसके रोल्स हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शंस, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे अगर आप देखोगे तो वो फिजियोलॉजिकल है, वो फंक्शनल फॉर्म में है, जो हमें ये बताती है कि भाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करके रख रहे हैं एनवायरनमेंट में, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन के टर्म्स में भी, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे हमारे पास बहुत सारे लेवल्स है, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, तो सबसे बेसिक तो ऑर्गेनिज्म ही है। अगर आपने ऑर्गेनिज्म समझ लिया तो आप बाकी के लेवल्स वैसे ही समझ जाओगे। तो ये बताना चाह रही है लाइन कि एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पर आपको अगर इकोलॉजी स्टडी करनी है तो आपको उसके सारे फंक्शनल रोल्स देखने पड़ेंगे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल कि वो कैसे जी रहा है, बस ये भी देखना है आपको साथ साथ कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, सारा कुछ देखना है, ठीक है। You may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations. जो हमारा जो planet है sun के अराउंड घूमता है तभी तो डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, एनुअल सीजन्स बनते हैं, है ना, टेम्परेचर में चेंज आता है, रिजल्टिंग इनटू डिस्टिंक्ट सीजन्स। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बेटा हम रेनफॉल को बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन टर्म रेनफॉल के लिए यूज़ होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो पूरे हमारे नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, सीजन बदल रहे हैं, अलग अलग बारिश हो रही है ना, इनकी वजह से दिस विल अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। तो जो अलग अलग बायोम्स है, कोई एरिया डेजर्ट है, कोई टुंड्रा है ना, कोई रेन फॉरेस्ट है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे सीजन है, वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, वहाँ पर वो उस टाइम पे जब अर्थ मूव कर रहा है अराउंड द सन तो वो किस हिस्से में आ रहा है, उन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, ये पूरा ग्राफ सा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको है 0 से नीचे वाला टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एंड दिस इज अबव टेम्परेचर। ये आर्कटिक टुंड्रा आता है आपका, आपको मान के चलना है 0 से लेके -10 तक, ठीक है। और फिर ये है आपका डेजर्ट, डेजर्ट में आपका टेम्परेचर चला जाएगा अराउंड 22 तक। ये है ग्रासलैंड, ये आपको सब दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, लेबलिंग आ जाती है। दिस इज टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईजिली आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल है। इधर आपको एनुअल प्रेसिपिटेशन दे रखी है, जो मैंने बता दिया रेनफॉल को बोलते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, और साइड में बता रखा है टेम्परेचर, ठीक है, ये रेनफॉल है और ये टेम्परेचर है, राइट। सो ये डिफरेंट बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे लो टेम्परेचर होता है आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा में, और सबसे मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो इनमें होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शो करते हैं मैक्सिमम रेनफॉल, और ये सबसे लो टेम्परेचर है एल्पाइन और आर्कटिक टुंड्रा, सबसे हाई टेम्परेचर है डेजर्ट में। तो ऐसे ना वो बना लो अपना की पॉइंट्स ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अगेन प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, ठीक है। फिर नीचे बता रखी है आपको लाइन जो इंपॉर्टेंट है कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम, हर एक बायोम में, ये सारे बायोम है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सब के सब बायोम है। ये कह रहे हैं हर एक बायोम में खुद के भी तो कुछ छोटी छोटी वेरिएशंस होंगी, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। अब बायोम एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, छोटे छोटे हैबिटेट्स होंगे। वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे कि वहाँ पर कितना अलग अलग वेरिएशंस है, लोकल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशंस, उसके बेसिस पे। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द अबव फिगर। ये पूरे इंडिया के बायोम्स आपको दिखा रखे हैं। On planet Earth, life exists not just in few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitat. हमारे यहाँ पे लाइफ सिर्फ फेवरेबल में नहीं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिलती है, जैसे कि आपको बता रखा है यहाँ पर स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है। परपेचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, जो हमेशा बारिश में ही रहते हैं, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, रेनफॉल होती रहती है। डीप ओशन ट्रेंच, ओशन के बिल्कुल नीचे जहाँ पे कोई डार्क वो नहीं है, लाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है। टोरेंशियल स्ट्रीम्स, जहाँ पे टॉर्नेडो वगैरह आते रहते हैं। परमाफ्रॉस्ट, पोलर रीजन्स, जहाँ पे हमेशा स्नोफॉल रहती है, सॉइल पूरी स्नो से कवर्ड रहती है, सॉइल विजिबल ही नहीं होगी आपको। हाई माउंटेन टॉप्स, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, हर जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ आपको मिल रही है, ठीक है। इवन आर इंटेस्टाइन, हमारा जो इंटेस्टाइन है
दैट इज़ अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स। उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स आपको मिलती है, वो हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट है, एक एक लाइन में आपको समझा रही हूँ बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ हम वो भी देखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये आपको दिखा रखे हैं सारे के सारे मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इनकी लेबलिंग देख लेना, ये डायग्राम बने हुए आ जाएंगे और आपको पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद है दिस इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पतझड़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर आप बोल सकते हो ऑटम मतलब फॉलिंग ऑफ लीफ बहुत होता है, पतझड़ वाले सीजन, मतलब पतझड़ वाला जो फॉरेस्ट होता है उसको बोलते हैं बेसिकली। दिस इज़ राजस्थान का डेजर्ट एंड दिस इज़ सी कोस्ट, ये आपका सी कोस्ट है। तो ये देख के नहीं लग रहा होगा, वैसे तो पानी है यहाँ पे, पर आपको जो लिखा है वो याद करना है एनसीईआरटी में, ठीक है, आपको पता है वही चीज़ आती है, सी कोस्ट। इसकी स्पेलिंग हम सही कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट बोला हुआ है व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशंस इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। वो कह रहे हैं ऐसे क्या की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हर डिफरेंट हैबिटेट के अंदर अलग अलग तरह की फीचर्स होते हैं, वेरिएशंस होती हैं। तो उसका नीचे बता रखा है आपको रीज़न। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। किसी भी एरिया को आप एक एरिया को दूसरे एरिया से डिफ्रेंशिएट करोगे। अब जैसे डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है, वहाँ के टेम्परेचर का फ़र्क है भाई, वहाँ की वाटर कंटेंट का फ़र्क है, वहाँ की लाइट का फ़र्क है, वहाँ पे सॉइल का फ़र्क है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा, ज़्यादा रेनफॉल होगी, वो वहाँ की सॉइल भी क्या होगी, मोर वेट होगी, गीली। जहाँ पे कम रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ की वेट सॉइल जो होगी वो सूखी होगी, ड्राई होगी। तो किसी भी एरिया में किस तरह की कंडीशंस होती हैं अलग अलग जो है वो डिपेंड करेगा वहाँ पे कैसे टेम्परेचर है, कैसा वाटर है, कैसा। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको-केमिकल बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को, वाटर, लाइट, टेम्परेचर अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, उसका जो रहने की जगह है, वो सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स से डिसाइड नहीं होता, वो वहाँ मिलने वाले अदर बायोटिक फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो, मीन्स वहाँ कौन कौन से पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने जहाँ पे भी रह रहा है वहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स है, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वो सब तो उसको अफेक्ट करेंगे ही, पर उसके आसपास मिलने वाले माइक्रोब्स, पैरासाइट, कॉम्पिटिटर्स, वो भी उसको अफेक्ट करते हैं। We assume that over a period of time, the organism had, through natural selection, evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. ये हम सबको पता है कि ड्यूरिंग द कोर्स हर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपने आप को सुपीरियर बना रहा है, अपने आप को इस तरह का बना रहा है कि भाई उसको नेचर सेलेक्ट करे, उसको नेचर सपोर्ट करे, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उससे वो सुपीरियर हो, वही बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में उसके बारे में लाइन लिखी हुई है, टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। एज इट इज़ ये लाइन आ जाती है पेपर के अंदर, एज इट इज़। व्हाट इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, तो आपको आंसर टेम्परेचर करके आना है, ठीक है। यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली। हम सबको पता है हमारे अर्थ पे सीजनली जो है टेम्परेचर बदलता रहता है। अब जैसे विंटर्स हैं तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, समर्स में हाई हो जाता है। यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन ए लैंड वेरी सीजनली डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटर होता है सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सेंटर से लाइन पास कर रही है ना, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और ये हैं आपके पोल्स, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इक्वेटर से हम जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज, चाहे आप डिक्रीज नॉट इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। चाहे आप इस तरफ जाओ नॉर्थ पोल की तरफ, चाहे आप इधर जाओ, टेम्परेचर होता है डिक्रीज। और उल्टा बोलोगे आप, पोल से अगर हम आ रहे हैं इक्वेटर की तरफ तो टेम्परेचर होता है इंक्रीज, ठीक है। फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एज इट इज़ पढ़नी है। अब आप बोलोगे यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये लाइनों के बीच में से क्वेश्चन बनता है। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज। जो पोलर एरियाज होते हैं ना, पोल्स बताया ना मैंने, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक, अंटार्कटिक एरिया, यहाँ पर कितना चला जाता है टेम्परेचर, सब जीरो, ठीक है, जीरो से भी नीचे।
एंड हाई एल्टीट्यूड्स पे more than 50 डिग्री इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पोलर एरियाज है हायर एल्टीट्यूड पे है वहाँ पर कितना चले जाता है सब जीरो लेवल पे, और more than 50 चला जाएगा डेजर्ट में। तो हर जगह पे अलग अलग है कंडीशंस। However, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एरियाज हैं हमारे पास जिनमें सब जीरो लेवल पे रहेगा, वो पोलर एरिया है। जिनमें मोर देन 50 चला जाएगा वो है डेजर्ट्स। और कुछ ऐसे भी एरियाज है जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, बिल्कुल ओशन के नीचे जमीन पानी में। ठीक है, और थर्मल स्प्रिंग्स जहाँ पे पानी गर्म होता रहता है, उनमें 100 डिग्री भी चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रखा है, इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropical rain जो भी है latitude in the ocean। ये कह रहे हैं आपको मैंगो का जो ट्री है ना वो आपको कनाडा में नहीं मिलता, वो आपको जर्मनी में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन फेवरेबल ही नहीं है उसके लिए, है ना। और सेम जो लेपर्ड है वो आपको केरल में नहीं मिलेगा, बिकॉज केरल के अंदर जो है वो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर आपको लो टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा। वो स्नो लेपर्ड है, उसको स्नो चाहिए, वो होता ही नहीं है वहाँ पे। ट्यूना फिश आपको नहीं मिल सकती ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के अलावा और कहीं पे भी। ठीक है, तो ये बताया गया कि ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से रहते हैं, जैसा उनको टेम्परेचर चाहिए, जैसा प्रेशर चाहिए, वो वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है कि टेम्परेचर का रोल क्या होता है। टेम्परेचर का जो रोल है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जो टेम्परेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो उनके अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट इज द बेसल मेटाबॉलिज्म सॉरी it affects the chemical kinetics of enzyme and through it is the basal metabolism activity and other physiological functions of the organism। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि बस टेम्परेचर हाई मिलना चाहिए, लो मिलना चाहिए। टेम्परेचर किसी भी एरिया का उसके एंजाइम्स के काइनेटिक्स को मेंटेन करता है। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंजाइम्स है, आप हो, प्लांट हो, एनिमल है, माइक्रोब्स है, हम सब में एंजाइम्स है। और हमारी एंजाइम्स जो होती हैं टेम्परेचर के साथ काम करती है। बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो डी नेचर हो जाती है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और अगर बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाती है। तो अगर एक अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तभी हमारे बॉडी की एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगी और तभी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। वो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, वो हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है, सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, और ना, और वो कंट्रोल किससे हो रही है, खुद टेम्परेचर से। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ, दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर बदल दो, लो कर दो तो भी सर्वाइव रहेंगे, हाई कर दोगे तो भी सर्वाइव रहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूरी थर्मल बोलते हैं। ठीक है, थर्मल टर्म होता है टेम्परेचर से, यूरी मीन्स जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक नैरो रेंज में ही रहेंगे। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज कॉल्ड स्टीनोथर्मल। ध्यान से देखो बेटा, वास्ट मेजॉरिटी क्या है, स्टीनो, और फ्यू ऑर्गेनिज्म क्या है, यूरी। यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपको ये लाइन लिखी आएगी, फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट डैश एंड दे आर कॉल्ड डैश। तो बच्चों ने अगर ये लाइन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी एनसीईआरटी की तो उनको लगेगा यार ये स्टीनो भी हो सकता है, ये तो यूरी भी हो सकता है, क्या करें। अब फिर आ जाती है कंफ्यूज होने वाली सिचुएशन, इसी को बोलते हैं कंफ्यूजन। और ये उन बच्चों को आएगा जो रीडिंग कम लगा रहे हैं, जो मल्टीपल रीडिंग लगाएंगे उनको ये दिक्कत आएगी ही नहीं। देखो ध्यान से पढ़ो, इसको अंडरलाइन करो, ये है आपका करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। आप लोग पूछते हो ना मैम एनसीईआरटी कैसे पढ़े, यूट्यूब पे सर्च करते हो ना व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, कोई नहीं बताएगा आपको सही चीज़, सब इधर उधर की चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आपका करेक्ट वे ये है कि आपको ये पकड़ना है, फ्यू ऑर्गेनिजम्स यूरी हैं। आपको पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ हाईलाइट क्या करना है, आपको करना है कि ये फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर रहे हैं उनको यूरी बोलते हैं। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नैरो रेंज में रहेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर में बदलाव लाओगे तो वो भी मर जाएंगे, उनको स्टीनोथर्मल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन द लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बोल रहे हैं कि हमें कौन ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, कितने टेम्परेचर एक्सट्रीम में और लो से लो, हाई से हाई में रह सकता है, वो हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जो ऑर्गेनिजम्स कम टेम्परेचर को, रेंज को, ज़्यादा रेंज में नहीं रहेंगे, वो आपको कम जगह पे मिलेंगे। पर जो ऑर्गेनिजम्स हर तरह के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई हो जाए, लो हो जाए, तो वो आपको अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। ठीक है, राइट।
कैन यू थिंक ऑफ फ्यू यूरीथर्मल्स एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपको इसमें यही बताना है कि भाई यूरीथर्मल जो होते हैं वाइड रेंज, जैसे ह्यूमन आ जाएंगे उसके अंदर, है ना। स्टीनोथर्मल के अंदर पोलर बियर्स वगैरह हो जाएंगे जो ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं रह सकते हैं, है ना। और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादातर टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, राइट। In recent year, there have been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. In this trend continues, would you expect to be distribution range of some species be affected? Yes. देखो ये कह रहे हैं जैसे जैसे आजकल आपको पता चल रहा है पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, CO2 ज़्यादा आ रही है। सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉपुलेशन, दिस इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, CO2 लेवल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आइस, पोलर आइस, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वाटर का लेवल बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जो स्पीशीज़ आपको पहले लो टेम्परेचर में मिलती थी, है ना, अब लो टेम्परेचर ज़्यादा बचा नहीं क्योंकि हाई टेम्परेचर होने लग गया है ग्लोबल वार्मिंग से, तो वो स्पीशीज़ धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो ऐसे जब आपके अर्थ की कंडीशन बदलेंगी तो वहाँ पर मिलने वाली स्पीशीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज वाटर। वाटर इज नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको बोलना है टेम्परेचर, सेकेंड नंबर पे आता है वाटर, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था, वैसे ही वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा वाटर मिलता है, वाटर में ज़्यादा सॉल्ट होगा तो क्या बोलते हैं, कम सॉल्ट होगा तो क्या बोलते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। वाटर जो है हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है बेटा, और इसीलिए प्लांट्स वहाँ पे जो मिलते हैं या ऑर्गेनिजम्स, एनिमल जो भी वहाँ मिलते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल तरह की एडेप्टेशंस होती है जो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उनको वहाँ पर रहने में, ठीक है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। येस एग्जैक्टली, ज़्यादा पानी होगा, अच्छा पानी होगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी प्लांट्स की। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओशियंस, lakes and rivers should not face any water related problems, but it is not true। आपको ऐसा लगता होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी में आराम से रह रहे हैं। नहीं, वाटर के अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वाटर के pH, वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर के अंदर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए भी ये बहुत वो है, चैलेंजिंग होता है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी बोला हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन pH ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, PYQ है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने सॉरी ऑलरेडी ये हाईलाइट करा हुआ है, ये PYQ है कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है उनको बहुत फ़र्क पड़ता है पानी की कॉम्पोजिशन से, उसके pH से, है ना। जो इनलैंड वाटर है, जो लैंड पे पानी मिल रहा है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, लेस देन 5। ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए सबको। 30 to 35 इन सी एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सेलाइन लेगून्स। जो हाइपर सेलाइन लेगून्स है, जो हाई सॉल्ट वाले एरियाज है, वहाँ पर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है मोर देन 100 ppm चली जाती है, पार्ट्स पर 1000, या PPT बोल दो, जो भी है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म सेम टेम्परेचर की तरह है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरी हेलाइन। यूरी टर्म इज फॉर वाइड, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करेंगे दे आर यूनी हेलाइन, वाइल सम अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, दे आर स्टीनो हेलाइंस, ठीक है। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइसा वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। ये कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जो नदियों में मिलते हैं आपको फिशेस, वो आपको समुद्र में नहीं मिल सकती, और जो समुद्र में मिल रही है वो आपको नदियों में नहीं मिल सकती। उसका रीज़न ये है कि भाई जो आपके रिवर्स हैं, रिवर्स के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन उतनी हाई नहीं है, पर ओशियंस में कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो जो आपको फ़िश मिल रही है फ्रेश वाटर में, वो उतना सॉल्ट मतलब एक्सेसिव सॉल्ट टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज लाइट। सेकंड जो आपका थर्ड फैक्टर है, दिस इज नॉट सेकंड, दिस इज थर्ड फैक्टर इज लाइट। लाइट भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, ये हम सारे एबायोटिक फैक्टर्स देख रहे हैं। लाइट बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए टू डू फोटोसिंथेसिस, है ना, इससे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। अ प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, हम सब प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, हम सबको एनर्जी सन से ही मिल रही है।
We can quickly understand the importance of light of living organisms, particularly autotrophs. Many species of plant, herbs वगैरह बताए हुए हैं, growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low conditions because they are constantly overshadowed by tall canopy tree. तो ये कह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर हर प्लांट को सेम लाइट नहीं मिलती है. जो बहुत ह्यूज प्लांट्स के नीचे ग्रो करने वाले छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स, उनके लिए लाइट लिमिटिंग होती है, उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirements. बहुत सारे प्लांट्स अपनी फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं फ्लावरिंग वगैरह करने के लिए. ठीक है. For many animals too, light is important as they use the diurnal seasonal variations in light intensity and duration photoperiod as cue for timing their foraging, reproductive and migratory activities. बहुत सारे एनिमल्स जो है, ये बोल रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी लाइट को यूज़ करते हैं किस टाइम पे उनको जो है रिप्रोडक्शन करना है, कैसे खाने की सर्च में जाना है, कैसे मेटिंग पार्टनर को ढूंढना है ना, कैसे हंट करना है, वो सारी चीज़ों के लिए फोटो पीरियड पे डिपेंड करते हैं वो. उसके बाद बोला है दी अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर. लाइट और टेम्परेचर को ये लिंक करके बता रहे हैं. ये कह रहे हैं कि ना जब लाइट ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली अर्थ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. सिंस सन इज़ द सोर्स फॉर बोथ, सन से ही आपको लाइट मिल रही है और सन से ही आपको टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है. जिस दिन अच्छे से सन नहीं निकलता तो आपने देखा ना टेम्परेचर लो रहता है, ठंड रहती है, पर अगर सनलाइट आ जाए तो टेम्परेचर हाई हो जाता है. तो वही चीज़ है. अब बोल रहे हैं कि जो डीप सी है ना, डीप सी जो कि बहुत नीचे, मोर देन 500 मीटर इन द ओशियन, द एनवायरनमेंट इज परपेचुअली डार्क. पूरी तरह से अंधेरा है वहाँ पे, किसी तरह की लाइट की एक छोटी सी भी किरण वहाँ तक नहीं पहुँच सकती. बिल्कुल परपेचुअली डार्क मीन्स कम्प्लीटली डार्क. आज तक वहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने लाइट को देखा ही नहीं है. दे आर नॉट अवेयर ऑफ दी सन कि भाई ऐसी कोई सन जैसी चीज़ भी अर्थ पर मिलती है. And its inhabitants जो वहाँ रहते हैं are not aware of the existence of celestial source of energy called sun. What then is the source of energy? उनके लिए source of energy क्या है? अब जो organisms बिल्कुल नीचे मिल रहे हैं oceans पे, वहाँ light नहीं पहुँच रही, तो वो photosynthesis नहीं कर सकते. They are not photosynthetic. वहाँ पे light ही नहीं है तो वो किस तरह के organisms हैं? Decomposers. जो इतने नीचे मिलते हैं वो decomposers होते हैं और उनके लिए source of energy है waste material, वेस्ट, डेड पार्टिकल्स, उनको ही डिकम्पोज करते हैं, वहीं से एनर्जी लेते हैं. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया. क्वेश्चन पूछा है कि जो इतने नीचे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे लाइट तो पहुँच नहीं रही है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, तो उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो आपको बोलना है भाई उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है डेड ऑर्गेनिक मैटर. डेड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ओशन में जिनकी भी डेथ होती जाएगी वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं और वो उनको डिकम्पोज करते हैं. ठीक है. उसके बाद बोला है द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. हमारे लिए जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है लाइट की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, है ना. द यूवी कॉम्पोनेंट, जो यूवी कॉम्पोनेंट, ये तो विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज है. देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से. हमारे पास जो लाइट है ना उसकी वेवलेंथ है जो भी है, तो आपको याद रखना है 100 से लेके 390 तक नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो यूवी रेज होती है. 390 से लेके 760 तक हमारे पास कौन सी रेंज होती है? विजिबल. और विजिबल रेंज के बाद होता है इंफ्रारेड. ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना. तो यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म. ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ना 100 से लेके 300 नैनोमीटर की लाइट, ये इंटेंसिटी लो है ना. और आपको पता होगा वेवलेंथ लो है. वेवलेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इसकी वेवलेंथ कम है ना, 100, 200, 300, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. तो ये बहुत ईजिली स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है और जो है आपका स्किन कैंसर और ये सब प्रॉब्लम कॉज कर सकती है. ठीक है. तो याद रखना वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. कम वेवलेंथ मोर एनर्जी, ज़्यादा वेवलेंथ लेस एनर्जी. ठीक है. आगे देखो. उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारे जो ओशियंस में ना ऑर्गेनिजम्स भी जो है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये भी अलग अलग उस पे मिलते हैं हाइट पे. सबसे जो टॉप पे मिलता है आपको वो मिलता है रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी. जैसे सी है तो सी के बिल्कुल ऊपर मिलेगा आपको ग्रीन एल्गी, क्योंकि ग्रीन एल्गी जो लाइट एब्जॉर्ब करती है वो ऊपर अवेलेबल होती है. फिर मीडियम हाइट पे मिलता है आपको ब्राउन एल्गी और सबसे नीचे मिलता है रेड एल्गी. ठीक है. ये क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है.
विच इज़ फाउंड टू बी द डीपेस्ट वाटर। कौन सा सबसे डीप में मिलता है, तो आपको बोलना है रेड एल्गी सबसे डीप में मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये है वाई, देखो मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, अल्टीमेटली यहीं से तो क्वेश्चंस बनेंगे, अलग थोड़ी कुछ आएगा सिलेबस, नीट में यहीं से आएगा सब कुछ। और नीट के साथ साथ आपकी जो बोर्ड्स हैं, 12th के बोर्ड्स भी कुछ बच्चे दे रहे होंगे, उनके लिए भी यहीं से आएगा सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलना है कि येस, एल्गी जो होते हैं वो एक लेवल पे नहीं मिलते हैं, अलग अलग लेवल्स पे मिलते हैं। सबसे टॉप पे मिलता है ग्रीन एल्गी, मीडियम हाइट पे मिलता है ब्राउन, एंड सबसे बॉटम पे मिलता है कौन, रेड एल्गी। उसका रीज़न ये है कि रेड एल्गी जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो लाइट है ब्लू ग्रीन, और ब्लू ग्रीन जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से वो लाइट सबसे डीप तक पहुंचती है, और कोई लाइट वहाँ पहुंच नहीं पाती है। तो और रेड एल्गी को चाहिए वही, तो इसलिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेड एल्गी सबसे डीप में मिलती है, ठीक है। तो रेड एल्गी जो है वो क्या कर रही है, इट इज़ बेसिकली एब्जॉर्बिंग ब्लू ग्रीन लाइट विच पेनिट्रेट्स द मोस्ट। ये एब्जॉर्ब करती है ब्लू ग्रीन लाइट जो कि पेनिट्रेट करती है सबसे डीपेस्ट, इसी वजह से आपको जो रेड एल्गी है वो सबसे नीचे मिलती है ओशन में, और कोई एल्गी वहाँ नहीं मिल पाती, ठीक है। जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास दैट इज़ सॉइल। सॉइल जो है उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी है, वो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल मत जाइए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, अलग अलग प्लेस में उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड। तो एक किसी भी एरिया के अंदर कैसी मिट्टी होगी, कैसी सॉइल होगी, वो डिपेंड करता है कि वो बनी कैसे है, कैसे उसकी वेदरिंग हुई है रॉक्स की, है ना, क्या वो उड़ के आई है इधर उधर से, या फिर वो सेडिमेंट्री या रॉक्स की ब्रेकडाउन से ही बनी है ना, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, ये सारे फैक्टर्स। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कॉम्पोजिशन, सॉइल की कॉम्पोजिशन, ग्रेन की साइज, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब कितना पानी वानी होल्ड कर सकती है, कितना आपस में एग्रीगेट है, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कई मिट्टी ऐसी होती है जो बिल्कुल लूज होती है, और कई होती है जैसे क्लेई सॉइल बहुत चिकनी होती है, तो क्लेई सॉइल की एग्रीगेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है और सैंडी सॉइल की एग्रीगेशन प्रॉपर्टी कम है ना। उसके बाद है कि और भी अदर पैरामीटर्स होते हैं लाइक पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफिक डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट वेजिटेशन इन एन एरिया। तो किसी भी एरिया में कितने प्लांट्स मिलेंगे, कितनी वेजिटेशन मिलेगी, वो उसकी सॉइल के साथ साथ वहाँ मिलने वाले जो अदर फैक्टर्स हैं, सॉइल का पीएच कैसा है, सॉइल में मिनरल्स कितने हैं, टोपोग्राफी मीन्स प्लेन है या फिर हिली स्लोप्स पर है ना, या फिर कैसा बंजर ज़मीन है, फर्टाइल ज़मीन है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। This in turn dictates the type of animal that can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can live there or thrive there. Benthic होता है जो bottom पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एरिया में कैसे प्लांट्स मिलेंगे, कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे, कितने अमाउंट में मिलेंगे, कितनी डाइवर्सिटी मिलेगी, वो डिपेंड करता है उस एरिया की सॉइल में, उस एरिया का सॉइल, उसका टेम्परेचर, उसका पीएच, उस पर मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी है। साथ ही साथ जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसमें भी सबसे बॉटम पे सॉइल होगी, मिट्टी नीचे होगी ना, वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो डिसाइड करेगा वहाँ पर उसका कैसी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कैसा बॉटम है, कैसा वेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, उसी हिसाब के डीकम्पोजर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स कैसे, अभी तो हमने एबायोटिक फैक्टर्स देखा, अब हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स कैसे उसके टूवर्ड रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग रियलाइज दैट एबायोटिक conditions of many habitat may vary drastically in time, we now ask how do organisms living in such habitat cope and manage these stressful conditions। आपको पता है हर एनवायरनमेंट में डे बाय डे जो है चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती जा रही है। तो आपने कभी सोचा है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे वहाँ पर खुद को मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं खुद, ठीक है। तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। Before attempting to answer this question, we should perhaps ask why a highly variable external environment should bother organisms after all. One would expect that during the course of billions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency। ये कह रहे हैं आज जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जो अपना एवोल्यूशन चला है उसमें हर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करी है
इस तरह से कि भाई मिनिमम एनर्जी लगा के, मिनिमम इस तरह से अपने आप को बनाया है कि भाई वो किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रह ले, ठीक है। This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids. Ideal, then, the organism should try to maintain a constancy of the internal environment, a process called homeostasis. This line is important. ये कह रहे ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में या किसी भी टेम्परेचर में अगर बदलाव आए तो अपने आप को इंटरनल कंसंट्रेशन में बदलाव ना आए, वो ऐसे मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 50 नहीं होता। हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है आपका इंटरनल कंसंट्रेशन, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, ठीक है। डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। बाहर कुछ भी कंडीशन चलती रहेगी पर अगर ऑर्गेनिज्म अपना एक कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन कर पाता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये AIPMT में 2011 में यहाँ से इस ग्राफ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। पुराना है पर ये अभी भी सिलेबस में तो अभी भी आ सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी है कि वो अपना एक इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर और एक प्रेशर और एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बाहर जो भी चल रहा है उसके उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। Let us take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so even when it is scorching hot or freezingly cold outside. कोई भी एक बंदा है वो 25 डिग्री जब होता है टेम्परेचर, वो एक बहुत बढ़िया काम करता है उस पर, चाहे बाहर कुछ भी हो, स्नो गिर रही हो चाहे डेजर्ट में हो, ठीक है। तो वो चाहेगा कि मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहे अगर आपको उसका परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। It could be achieved at home, in the car while traveling and at workplace by using air conditions in summer and heater in winters, है ना। आप घर पे मेंटेन कर सकते हो, जैकेट्स पहन लो, हीटर चला लो, है ना। आप अगर कार में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे भी इसको मेंटेन कर सकते हो। कार्स में भी हीटर्स होते हैं, ACs होते हैं, और ऑफिस में भी आप अपने AC चला सकते हो, समर्स में विंटर्स में हीटर चला सकते हो। तो ये जो परफॉर्मेंस वो अपना मेंटेन कर रहा है वो नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू हो रहा है। He would be always maximal regardless of their weather around him. ये कह रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एक्टिविटी है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगी चाहे बाहर कोई भी चेंजेस हो, बदलाव हो, ठीक है। Here the person's homeostasis is accomplished by not through physiological but artificial means. How do other living organisms cope with this situation? Let us talk about various पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि एक ह्यूमन है जो कि अपना कार में जा रहा है तो उसने AC चला लिया, हीटर चला लिया, ऑफिस में हीटर चला लिया, है ना। आप स्कूल्स में जाते हो, आप स्कूल्स में आपके हीटर चलते हैं, कोचिंग्स में हीटर चलते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे, है ना। तो वही है, हम अपने परफॉर्मेंस में कमी नहीं आने दे रहे, हम अपने आप को किसी भी तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल मीन से हो चाहे आर्टिफिशियल मीन से हो। तो अब हम आगे यही देखेंगे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे मेंटेन करते हैं। दिस ग्राफ इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2011 में। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रेड वाले आप देख रहे हो, रेड वाले हैं रेगुलेटर, जो एक कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। ये कन्फॉर्मर्स हैं जो कि चेंज नहीं कर पाते और वो एनवायरनमेंट के साथ साथ बदलते रहते हैं। और तीसरा है पार्शियल रेगुलेटर्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करते हैं एक लिमिट तक, पर उसके बाद वो कन्फॉर्मर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वैसे मैं बताऊंगी अभी आगे भी, पर अभी इतना आप समझ लो इसको। तो पहली कैटेगरी है हमारे पास रेगुलेट। रेगुलेट हम किन को बोलते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल्स और समटाइम्स बिहेवियरल ऑल्सो। फिजियोलॉजिकल मीन्स या बिहेवियर की वजह से, विच इंश्योर्स कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन एक्सेट्रा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक कॉन्स्टेंट बॉडी का टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। अब आ जाएगा इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ फ्यू वेरी लो वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशंस। और जो जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा उसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल्स बताए इन्होंने किस किस में कौन सा हो रहा है, तो आपको याद रखना है सारी बर्ड्स एंड मैमल्स आ गए, एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में होम्योस्टेसिस होता है या फिर वो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव सक्सेस, उन्होंने बताया कि मैमल्स सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स हैं या सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स कौन है? मैमल। क्यों? क्योंकि मैमल्स के पास ये एबिलिटी है कि दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। इसी वजह से वो सबसे सक्सेसफुल है, वो हर कंडीशंस में आपको मिलते हैं। डेजर्ट में चले जाइए, रेन फॉरेस्ट में चले जाइए,
ओशंस के वहाँ चले जाइए, हर जगह मिलते हैं, ठीक है। Evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or Sahara Desert. आप मैमल हो, ह्यूमंस भी मैमल होते हैं, हम चाहे हमें अंटार्कटिका भेज दो या सहारा डेजर्ट, हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास होम्योस्टेसिस है. The mechanism used by most mammal to regulate their body temperature are similar to the one that we human use, जो हम लोग यूज़ करते हैं. जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है. और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, समर्स, तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग, जिससे हमें कूल डाउन फील होता है. वही सेम मैकेनिज्म हर ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है, ठीक है. वी मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री, ठीक है. इन समर्स व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूजली. The resulting evaporating cooling, similar to what happens with a desert cooler in operation, brings down the body temperature. जैसे desert cooler में होता है वैसे ही सेम वो हमारी बॉडी को कम कर देता है. In winter when the temperature is much lower than 37 डिग्री सेल्सियस we start to shiver. हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, शिवरिंग विंटर्स में, है ना. और ये हमारा समर्स में हो जाता है स्वेटिंग. तो हमारे पास वो शिवरिंग एक तरह की एक्सरसाइज है जो प्रोड्यूस करती है बॉडी में हीट और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स. प्लांट के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाए. तो वो जैसी भी कंडीशन बदलेगी प्लांट्स के अंदर वैसे ही बदलाव आते हैं और वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है. तो ये रेगुलेटर्स थे. रेगुलेटर्स हमने ग्राफ में देख लेना है, ये वाले रेगुलेटर्स इनको बोलते हैं जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है. सेकंड कैटेगरी है कन्फॉर्मर्स की. कन्फॉर्मर्स इनको बोला जाता है जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं. सिंपल. कन्फॉर्मर्स के अंदर आएंगे कौन कौन. एंड ओवरवेलमिंग, ये लाइन आती है पूरी, मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स. मैंने कहा ना प्लांट्स मेंटेन नहीं कर पाते, तो सारे के सारे प्लांट्स आपको किस में बोलना है, इनमें, ठीक है. सारे के सारे प्लांट्स आपके आएंगे इसके अंदर. 99% एनिमल्स, ऑल प्लांट्स आ जाएंगे कन्फॉर्मर्स में. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है. इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. हमने पढ़ा था ना अभी, हमने वाटर वाला जो पार्ट था, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी बहुत सारी स्ट्रेसफुल, बहुत सारी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं. बाहर टेम्परेचर बढ़ गया या बाहर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पानी में जैसे जैसे बदलती है उनकी बॉडी में भी दिक्कतें आने लगती है. These animals and plants are simply conformers. जो एक मेंटेन नहीं कर पाएंगे कांस्टेंट कंडीशन, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स, ठीक है. कन्फॉर्मर्स होते हैं. उसके बाद बोला है कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कन्फॉर्मर्स हैव नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स. देखो हम सबको पता है कि अर्थ पे ज़्यादा फायदा किसको है, रेगुलेटर्स को, क्योंकि वो किसी भी कंडीशंस में रह सकते हैं. तो कितना भी एक्सट्रीम कंडीशंस आए वो कभी मरेंगे नहीं, वो बचे रहेंगे. फिर ये कह रहे हैं व्हाई दीज कन्फॉर्मर्स हैव नॉट इवॉल्व्ड. ये कन्फॉर्मर्स ने खुद को इवॉल्व करके रेगुलेटर्स क्यों नहीं बनाया. जब रेगुलेटर्स को ज़्यादा फ़ायदा है, सबको पता है कि भाई रेगुलेटर्स बनोगे तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे, तो कन्फॉर्मर्स खुद को रेगुलेटर क्यों नहीं बना रहे. इसमें बताएंगे आपको द ह्यूमन एनालॉगी वी यूज्ड अबव मच एज दे लाइक हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड द एयर कंडीशंस. वो कह रहे हैं जैसे कि हर इंसान एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो हमने ह्यूमन वाला केस बताया, वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि इतनी एनर्जी नहीं होती उनके पास कि वो एक कांस्टेंट कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर की मेंटेन कर पाए. और ये बहुत एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है. थर्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस. और स्पेशली जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा दे, तो इसलिए वो नहीं मेंटेन कर पा रहे. सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इज नॉट समर मंथ्स, in hot summer months. The thermoregulation, ये line important है, thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is particularly true for small animals like shrew and hummingbirds. आप इनको गूगल कर सकते हैं. shrew और hummingbirds जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये. Heat loss and heat gain is a function of surface area. Heat loss कितना होगा, heat gain कितना होगा, वो सब surface area पे depend करता है, ठीक है. Since small animals have a large surface area relative to their volume, they tend to lose बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, ठीक है. तो जैसे जैसे बाहर चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी हीट लूज होने लग जाती है. एंड दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म.
दिस इज़ द मेन रीज़न, ये सबसे मेन रीज़न है कि वो अपना एनर्जी नहीं होती उनके पास इतनी कि स्मॉल एनिमल्स के पास कि वो अपनी एनर्जी इसमें लगा दे। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। जो ठंडे इलाकों में स्मॉल एनिमल्स नहीं मिलते क्योंकि उनके पास एनर्जी इतनी कि वो अपना मेटाबॉलिज्म चला सकते हैं, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपनी एनर्जी थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन में लगाए। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन the cost and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. कुछ स्पीशीज हमें ऐसी मिली है, सम स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। मैंने आपको बताया था ना पार्शियल रेगुलेटर्स, ये पार्शियल रेगुलेटर की लाइन है। ये वो है जो कुछ लिमिट तक, हमने ऐसे स्पीशीज देखे हैं जो कुछ लिमिट तक रेगुलेट कर पाते हैं पर उसके बाद वो भी कन्फॉर्मर्स ही बन जाते हैं, उनको पार्शियल रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशंस are localized or remained only for a short duration, the organism have two other alternatives. ये कह रहे हैं अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन ज़्यादा लंबे टाइम तक ना चले, कम टाइम के लिए होती है ना, तो ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि माइग्रेट करना एंड सस्पेंड करना। ठीक है, माइग्रेट में नाम से पता चल रहा है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इन हॉस्पिटेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर स्विच करके कहीं और चले जाएंगे और जब कंडीशंस ठीक हो जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न बैक व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ठीक है, in human analogy this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. Many animals, particularly birds, during winters undertake long distance migration to move to hospitable areas. इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। एवरी विंटर द फेमस क्यूलादो नेशनल पार्क भरतपुर in Rajasthan host thousands of migratory bird coming from Siberia एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग को पता है जब बहुत गर्मियाँ होती है तो हम लोग दिल्ली में जो बंदा है वो शिमला विमला जाते हैं घूमने, मनाली घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम अनफेवरेबल कंडीशन से थोड़ा सा फेवरेबल में जाते हैं खुद को बचाने के लिए, खुद को रिलैक्स फील करने के लिए। सेम वैसे ही जो आपका कियोलादो नेशनल पार्क है भरतपुर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना या अंडरलाइन कर लो, PYQ है ये बहुत सारी बर्ड्स को सपोर्ट करता है। साइबेरियन क्रेन्स उनको बोलते हैं जो स्पेशली साइबेरिया से या अदर नॉर्दर्न जो है कोल्ड एरिया से वहाँ पर आती हैं। तो ये भी हो गया ना, एक माइग्रेट करने का भी एक तरीका हो गया कि अपने आप को इन हॉस्पिटेबल कंडीशन से बचाना। बट ये टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। ये टेम्पररी मूव कर रहे हैं, आप परमानेंटली नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड में आता है बैक्टीरिया वगैरह में होता है। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स में वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं उनके बाहर, जो उनको अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। जैसे ही उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, आप देखो इन हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स जो हैं उनमें सीड होती है एंड अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन टू टाइड ओवर पीरियड स्ट्रेसफुल पीरियड। जैसे सीड है आपके घर में, जितनी भी सीड रखी है वो सब अनफेवरेबल कंडीशंस में है। तो बैक्टीरिया अपने बाहर बना रहे हैं थिक वॉल, खुद को बचा रहे हैं। सीड्स जो है वो डॉर्मेंसी में चली जाती है ना, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, पानी दो, मॉइस्चर दो, टेम्परेचर, वो दोबारा जर्मिनेट कर जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी है सीड्स में। ठीक है, ऐसी कुछ और भी एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स इफ अनेबल टू माइग्रेट, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, दे अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, वो खुद को ही एस्केप करा देते हैं। इसमें हाइबरनेशन आएगी एंड एस्टिवेशन आएगा। हाइबरनेशन आप सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप। उसमें ऑर्गेनिज्म एस्केप हो जाता है, अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो कर लेता है, कुछ काम नहीं करता, रिजर्व फूड एक्यूमुलेट करके और सर्वाइवल अपना करता रहता है। वैसे ही कुछ और ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि स्नेल और फिशेस, वो चले जाते हैं एस्टिवेशन विच इज़ समर स्लीप। ठीक है, तो ये सारी की सारी समर में बचाने को है, हाइबरनेशन है विंटर से बचने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी आपको करनी है, विच इज़ ये कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जू प्लैंक्टन्स, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जू प्लैंक्टन्स हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, लेक्स के अंदर इन पॉन्ड्स में एक रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, उसको हम डायपॉज बोलते हैं। ठीक है, दैट रेस्टिंग स्टेज इज कॉल्ड डायपॉज। तो ये PYQ है, यहाँ से आप इसको पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका पार्ट हो गया सारे एबायोटिक फैक्टर्स। उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके टूवर्ड रिस्पॉन्स शो करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज एडेप्टेशंस, कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट करवाता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन वाले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ऑर्गेनिजम्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी नीट पीवाईक्यू है, क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, सो वो हम डिस्कस करेंगे इन बिटवीन द टॉपिक्स जो हम पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, व्हाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स फॉर कॉपिंग देयर एक्सट्रीम्स इन देयर एनवायरनमेंट, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू फिजियोलॉजिकल, सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, physiological adjustment, while other do so behaviorally, that is migrating temporarily to less stressful habitat। ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि हमने ऐसा सॉरी हमने ऐसा देखा है कि ऑर्गेनिजम्स खुद को डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाए वो अपने आप को अडेप्ट करवा पाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर यूज़ करते हैं फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मींस अपने फंक्शंस में कोई चेंजेस लाकर किसी भी तरह से, ठीक है। और कुछ होते हैं जो अपने बिहेवियर की वजह से उसमें एडजस्ट कर पाते हैं। सो बिहेवियर वाले में वो है कि जैसे उनको लगेगा कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, सो दे विल स्विच टू दी जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट में, टेम्पररी वहाँ पर टेम्पररी रहेंगे, और जब उनको लगेगा अब कंडीशन वापस नॉर्मल हो चुकी है तो वो अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, दीज रिस्पॉन्सेज आर एक्चुअली देयर एडेप्टेशंस। इन्हीं रिस्पॉन्सेज को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस, मीन्स ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एडेप्ट कर पाना, एडेप्ट होना, वो उनकी एडेप्टेशंस होती है। सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, और बिहेवियरल भी हो सकता है, विच इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, ठीक है। वो आपका जो है, मैंने क्या बोला, एडेप्टेशन बिहेवियर के सेंस में भी हो सकती है, बिहेवियरल, है ना। मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज लाना है, जैसे आपको पता है कि कैक्टस में उसकी लीव्स मॉडिफाई हो जाती है इनटू स्पाइंस, तो वो एक मॉर्फोलॉजिकल एग्जांपल हो गया, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। फिजियोलॉजिकल मीन्स फंक्शंस में कोई चेंजेस लाना, ठीक है, जो उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज मेनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। इस लाइन, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि कुछ एडेप्टेशंस ऐसी है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ला रहा है, ठीक है, और अब वो उस ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन चुकी है, मींस वो उनके जीन्स में, उनके जेनेटिक मटेरियल में फिक्स हो चुकी है। सो कुछ एडेप्टेशंस जेनेटिक सॉरी कुछ एडेप्टेशंस कैसी होती है, जेनेटिकली फिक्स्ड भी होती है, ठीक है। आगे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि अब यहाँ से 1 2 स्टार्ट हो चुके हैं आपके ना वो एडेप्टेशंस। फर्स्ट वाला है कैंगरू रैट वाला। In the absence of external source of water, the kangaroo rat in North America desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, जिसमें water as a byproduct निकलता है. It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products. कहने का मतलब है कि ये जो कैंगरू रैट आपको मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है बेटा यहाँ से क्वेश्चन। जो कैंगरू रैट आपको मिल रहा है ना डेजर्ट में, डेजर्ट में आपको पता है पानी वैसे ही कम होता है, तो उस रैट ने ना अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप कर ली है, ठीक है, अपने फंक्शंस में। ये एक फिजियोलॉजिकल होगा, ये फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल होगा कि उसने अपने अंदर क्या है, इंटरनल ऑक्सीडेशन करता है फैट की वो, ठीक है, और फैट की जब इंटरनल ऑक्सीडेशन होती है तो बाय प्रोडक्ट पानी निकलता है, तो उसी पानी को वो यूज़ करता रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से तो उसको पानी मिलना ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। साथ में उसमें ये भी एबिलिटी है कि वो अपने यूरिन को बहुत कंसंट्रेट कर लेता है, क्योंकि यूरिन जितना डाइल्यूटेड रहेगा उतना ज़्यादा पानी लगेगा उसको बाहर निकालने में, है ना। क्योंकि अगर यूरिन डाइल्यूटेड है तो आप खुद सोचो ना, यूरिन में मैक्सिमम पार्ट तो वाटर ही होता है, 95% पार्ट तो वाटर ही है, तो इसीलिए वो अपने यूरिन को भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर देता है ताकि मिनिमम वाटर का लॉस हो टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद है नेक्स्ट, मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल, ये हमने अभी डिस्कस ही किया है, वो स्पाइन वाला और वो सब। मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल्स ऑन देयर लीफ सरफेस। यहाँ पे आपको याद रखना है मैनी भी आ सकता है, मोस्ट भी आ सकता है, और फ्यू भी आ सकता है, ठीक है, तो ये लाइन याद रखना बहुत ध्यान से। हैव थिक क्यूटिकल्स ऑन देयर लीफ, उनकी लीफ जो होती है ना उसके ऊपर ऐसे थिक क्यूटिकल्स होते हैं। ये लीफ का सरफेस है एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्या मिल रहा है, ऐसे थिक क्यूटिकल की लेयर मिल रही है जो वाटर के लॉस से बचाती है, ठीक है। एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, उनके स्टोमेटा काफ़ी अंदर होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा काफ़ी अंदर होते हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये सेकेंड हो गया। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको कैम पाथवे बोलते हैं, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। इनके पास जो है ना एक पाथवे चलता है, कैम पाथवे जिसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग
नाइट, है ना, ओपन होते हैं नाइट में और क्लोज होते हैं ड्यूरिंग डे में। और आपको पता है कि जो सनलाइट है वो क्या है, दिन में ही तो रहती है ना, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को इस तरह से बना रखा है कि स्टोमेटा खोलना ही रात को है ताकि वाटर का लॉस कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद है सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक अपनशिया, कैक्टस की बात हो रही है, हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम। तो ऐसी फ्लैटेंड स्टेम को जो कि उनका फोटोसिंथेटिक फंक्शन ले लेती है, बिकॉज उनकी लीव्स मॉडिफाई हो गई है स्पाइंस में, है ना, उनकी जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, स्पाइंस के अंदर। तो उनमें जो स्टेम है वो किस में चेंज हो जाती है, इट विल बिकम फ्लैशी, इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इस तरह की मॉडिफाइड स्टेम को हम फाइलोक्लेड बोलते हैं, ये आप मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी एडेप्टेशन। पहली कैंगरू रैट वाली है, दूसरी है स्टोमेटा और ये डेजर्ट प्लांट्स में, और तीसरी अपनशिया वाली है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपको बता रखा है फोर्थ, ये है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, जो कोल्डर क्लाइमेट्स के मैमल्स होते हैं, ये सारे जो मैंने हाईलाइट करे हैं वो ये हैं ऑलरेडी, ये सब PYQ है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये सब PYQ है जो ऑलरेडी हाईलाइटेड ग्रीन पार्ट में है, ठीक है। मैं आपके जो भी आपको PDF दे रही हूँ या जो भी मेरी वीडियोज़ में ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट होता है, हाईलाइटर जो ग्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब है वो आपका क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। तो आप भी अपनी NCERT को उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखो, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, जो ठंडे इलाके में मैमल्स होते हैं, दे हैव शॉर्टर ईयर्स और लिम्स टू रिड्यूस व्हाट, हीट लॉस। इसको एलन्स रूल बोला जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ रहेंगी, जैसे ईयर क्या होता है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ तो है जो बॉडी से बाहर निकला हुआ पार्ट है, लाइक योर नोज, योर ईयर्स। कभी भी देखना ठंड में ये रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है, इनने अपने अंदर ऐसा डेवलप किया है मैमल्स ने, जो कोल्डर क्लाइमेट में मिलते हैं, कि उनके ईयर्स और लिम्स बहुत छोटे छोटे हो ताकि हीट का लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद है इन द पोलर सी, पोलर सी के अंदर एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव थिक लेयर ऑफ फैट, ब्लबर बोलते हैं, बिलो देयर स्किन दैट एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। जो सील है जो आपको मिलती है कहाँ पर, पोलर सी में। पोलर सी होता है जहाँ पानी बिल्कुल बर्फ़ बन चुका है, वहाँ पानी नहीं है, तो बर्फ़ के नीचे आपको मिलती है वो फिश, है ना, सील। उसके अंदर जो है ना, बॉडी के ऊपर एक फैट की लेयर होती है जो बाहर से जो है ठंडक अंदर नहीं जाने देती, और अंदर जो उसके लिक्विड है वो फ्रीज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर कि सम ऑर्गेनिजम्स हैव एडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल। अभी तक आपने क्या देखा था, मॉर्फोलॉजिकल टाइप, अपने बॉडी में कुछ चेंजेस कर लिए या जो भी है ठीक है। जो अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फिजियोलॉजिकल वाला, विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड, अगर आप कभी हाई एल्टीट्यूड में गए हैं, लाइक मोर देन 3500 मीटर, रोहतांग पास है नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना, ऑक्यूपाइड तिब्बत जो है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। जब हम हाइट पे जाते हैं ज़्यादा तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं और शॉर्ट ब्रीद हो जाती है। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, fatigue and heart palpitation. This is because in the low atmospheric pressure, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन, बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। आप जब वहाँ पे जा रहे हो ना तो आपको 1-2 दिन ये दिक्कत होती है, बट अगर आप लंबे टाइम के लिए वहाँ जा रहे हो तो आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्लिमेटाइज हो जाती है, अपने आप को अडेप्ट करने लग जाती है, ठीक है। हाउ डिड यू योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो बॉडी का द बॉडी है ना, इट कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स उनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है हमारी बॉडी, ठीक है। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, और जो हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी बाइंडिंग एफिनिटी कम कर देती है ताकि हीमोग्लोबिन से कम बाइंड हो और हमारा ब्रीदिंग रेट क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी PYQ है, ये भी PYQ में 3 जगह PYQ लिखे, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं नीट में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी नए एटमॉस्फेयर में जाते हो, एनवायरनमेंट में जाते हो, तो बॉडी को कुछ टाइम लगता है, बट बॉडी अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। Many tribes live in the high altitude of Himalaya. Find out if they are normally have a higher red blood cells count than people living in the plains. Yes, obviously. आपने देखा होगा जो हाई प्लेन्स, हाई एरिया में जो लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके चीक्स बहुत रेड रेड होते हैं, है ना, लाल लाल होते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि उनमें RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी बॉडी ने उस तरह से अडेप्ट कर लिया है कि ज़्यादा RBC बनाओ, है ना, और बाइंडिंग एफिनिटी कम कर लो और इंक्रीज रेट बढ़ा दो ताकि आपके बॉडी को ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद है इन मोस्ट
of animals, the metabolic reactions and hence all जो physiological functions है proceed optimally at narrow temperature range in humans में 37 डिग्री सेल्सियस, but there are microbes आर्कीबैक्टीरिया वगैरह that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperature exceeds मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो ये कह रहे हैं जैसे हम लोग ह्यूमंस वगैरह या मैमल्स नॉर्मल, हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री पे रहते हैं, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं आर्कीबैक्टीरिया जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं आपको, ठीक है, जो कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है. तो वो ऐसे कैसे रह पाते हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो एक स्पेशल तरह की सेल वॉल होती है जिसको हम एस लेयर बोलते हैं, ठीक है. तो एस लेयर है जो उसको एक्सट्रीम रिजिडिटी देती है, टफनेस देती है, और वो किसी भी तरह के हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं. तो ये इसका रीज़न है, ठीक है. तो ये भी एक अडेप्टेशन ही हुई. उसके बाद है मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर. बहुत सारी फिशेज हैं जो रहती हैं अंटार्कटिक वाटर में वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो. हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? तो उसका वही रीज़न है कि भाई उनके जो है बॉडी में कुछ एंटी फ्रीज केमिकल मिलती हैं जो उनके जो पानी है ना उनके बॉडी में उसको फ्रीज नहीं होने देती, एंटी फ्रीजिंग केमिकल, ठीक है. और साथ साथ उनके बॉडी पे इस तरह की फैट की लेयर है जो अंदर तक वो जाने नहीं देती लो टेम्परेचर, तो पानी जमता नहीं है. ठीक है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है नीट में. अ लार्ज वैरायटी ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश live at greater depth of the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience, right? How do they live under such crushing pressure and do they have any special enzymes? तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने पढ़ा था जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर हमारा कम होता है, और जब हम जितना पानी के अंदर जाएंगे नीचे ज़मीन के नीचे उतना ही प्रेशर बढ़ता है. तो ऊपर जो है एल्टीट्यूड सिकनेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, नीचे क्रशिंग प्रेशर वाला वो आ गया. तो यहाँ पे कई ऐसी फिशेज हैं जो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करा लिया है कि वो कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, 100 टाइम्स भी प्रेशर बढ़ जाए तो वो उस कंडीशन में भी रह सकती हैं. तो उनके अंदर ये ऐसी अडेप्टेशंस है, उनकी बॉडी इस तरह से बनी, उनकी बॉडी के फंक्शंस इस तरह से, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है. तो ये देखो बोल रहे हैं ना बायोकेमिकल, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन. बायोकेमिकल मीन्स कुछ केमिकल्स वगैरह हैं जो उनको हेल्प कर रही है, जैसे यहाँ पर भी तो एंटी फ्रीज केमिकल ही बताइए मैंने आपको, है ना. नेक्स्ट है सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस. ये तो अपने फिजियोलॉजिकल देखे, बायोकेमिकल देखे, मॉर्फोलॉजिकल देखे. अब बात आती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, बिहेवियरल, जैसे उनको लगेगा अनफेवरेबल कंडीशन है दे विल स्विच टू न्यू हैबिटेट, ठीक है. तो बिहेवियरल वाले में आएगा आपका सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू कोप विद वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट. जैसे कि फर्स्ट है इसमें डेजर्ट लिजर्ड lack the physiological ability that mammals have to deal with high temperature of their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops and become below the comfort zone but move into the shade when the ambient temperature start increasing. ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं, जो डेजर्ट लिजर्ड है, जो डेजर्ट में आपको मिलती है लिजर्ड, वो क्या करती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करती है, बिहेवियरल मीन से. जब उसको लगता है कि भाई मेरा टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, ठंड लग रही है, तो वो सन में आ जाती है और अपने आप को बास्क करती है, वहाँ पे सेकती है. और जब उसको लगता है कि अब टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, मेरी बॉडी का कंफर्ट जोन आ चुका है, ठीक है, तो वो अपने आप वापस शेड में चली जाती है, ऐसे एरिया में जहाँ पे धूप नहीं है, ठीक है. तो ये बिहेवियरल मीन्स है, right. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. कई ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनको ज़्यादा अगर बाहर लगता है कि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर हाई है, तो वो बरोइंग बिल के अंदर घुस जाते हैं, रैट्स और आपने देखा होगा स्नेक्स वगैरह. तो इस तरह से अपने आप को वो बचाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है पॉपुलेशंस. पॉपुलेशन में हम उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे, है ना, डिफरेंट हम यहाँ पे वो देखेंगे, मॉडल्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ मॉडल्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है. तो बिना किसी देरी के टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. देखो पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले आएंगे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन के फीचर्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ है जो एक पॉपुलेशन को बनाती है. In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in group in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population.
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये कह रहे हैं आप बहुत ही रेयरली ऐसी जगह देखोगे जहाँ पर कोई भी स्पीशी का एक ही मेंबर मिल रहा हो। हर एक जगह पे एक तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, वो अपना खाना वाना शेयर करते हैं, वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी को हम एक पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, a group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered as population। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जनरली हम जो इंटरब्रीडिंग टर्म बोलते हैं ना, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोलते हैं, बट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पेट्री प्लेट में अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं या सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो उससे बनने वाले, एसेक्सुअल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी हम पॉपुलेशन ही बोलते हैं, ठीक है। ऑल दी कॉर्मेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन अबंडेंट, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, कॉर्मेंट्स इन वेटलैंड, ठीक है, रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग, टीकवुड इन जो है आपके फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, लोटस इन पॉन्ड आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉन्ड में लोटस है, एक फॉरेस्ट में ट्रैक है जहाँ पे सारे टीक के पेड़ उग रहे हैं, कॉर्मेंट्स इन वेटलैंड हो गए, रैट्स हो गए, जो अबंडेंट, जो बंजर ज़मीन होती है, अबंडेंट ड्वेलिंग लैंड्स होते हैं वहाँ पर, तो वो जो है आपका सारा पॉपुलेशन बनाता है। तो पॉपुलेशन इज बेसिकली, सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, ठीक है, सेम स्पीशी के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, राइट। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये एक साथ ही रहते हैं एक जैसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि सारे एक जैसे ही तो हैं। अब जितने भी ह्यूमन्स हैं, हम सब ह्यूमन का रहने का तरीका सेम है, हम सब ह्यूमन खाते सेम चीज़ है लगभग, हम सब ह्यूमन जो है रिसोर्सेज शेयर करते हैं आपस में, इंटरब्रीडिंग एक तरह से होती है ना। तो वही है, एक जो भी पॉपुलेशन है उसके ऑर्गेनिज्म सारे सेम फीचर्स शो करते हैं। In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with changed environment, as it is at the population level that natural selection operates to evolve and desire। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। कि आपने ये देखा होगा एनवायरनमेंट में कभी कभार कि भाई एक सिंगल इंडिविजुअल जो है एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर रहा है, उसके डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। पर जब भी एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करता। एवोल्यूशन होगा तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में होगा। अगर कोई इवॉल्व कर रहा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ह्यूमन इवॉल्व कर लिया और वो कुछ अलग बन जाएगा, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन एक साथ इवॉल्व करेगी, ठीक है। तो एवोल्यूशन कभी भी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा जो सिलेक्शन होती है दैट इज एट द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट्स लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा एवोल्यूशन में पॉपुलेशन चेंज होती है पूरी की पूरी, एक इंडिविजुअल अकेला नहीं इवॉल्व कर सकता। नेक्स्ट देखो, अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव, राइट। एन इंडिविजुअल में हैव, एक इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, उसकी बर्थ या उसकी डेथ, बट पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। बर्थ रेट क्या होता है, एक पूरे एक स्पेसिफिक टाइम में पर 1000 इंडिविजुअल्स में कितनी बर्थ हुई, तो अब आपने पर 1000 इंडिविजुअल्स लिए हैं, आपने एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिए हैं। बट एक इंसान जो है ना, एक इंडिविजुअल, उसका तो या तो बर्थ होगी या उसकी डेथ होगी, उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं निकाल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर्स टू, क्या होते हैं ये रेट्स, पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बर्थ रेट होगा कितनी बर्थ हुई है और डेथ रेट होता है कितनी डेथ हुई है। और ये नीट 2020 का PYQ है। 2020 में एज इट इज़ लाइन आई थी कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो आपको बोलना है बर्थ रेट किसके हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पॉपुलेशन के, और इंडिविजुअल के होते हैं बर्थ या डेथ। These rate hence expressed in change in the number, increase or decrease with respect to the member of the population। birth होगी तो increase होगा, death होगी तो decrease होगा, ठीक है। Here is an example, in a pond 20 lotus plant है last year में, and दो reproduction से 8 new plants add हुए, taking current population 28। पिछले साल pond में 20 थे, नेक्स्ट ईयर में 8 ऐड हो गए, टोटल हो गए 28। वी कैलकुलेट बर्थ रेट, बर्थ रेट कितना हुआ है हम कैलकुलेट करेंगे 8/20 करके, तो ये आ जाएगा आपका 0.4% ऑफ स्प्रिंग पर लोटस आया इतना, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है, इफ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, 40 फ्रूट फ्लाइज है, उसमें से 4 की डेथ हो गई है, ठीक है, इन अ वीक। तो डेथ रेट आप कैसे निकालेंगे, 4/40, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। अनदर एट्रीब्यूट जो है पॉपुलेशन का वो क्या है, सेक्स रेशियो। अब पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट हो सकता है, सॉरी मैं ना यहाँ ऑर्गेनिजम्स के एट्रीब्यूट लिख देती हूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना हो। अब एक ऑर्गेनिज्म के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होगा, या तो वो
उसका तो सेक्स रेशियो थोड़ी होगा, उसका तो सिर्फ सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, है ना। वैसे ही उसमें बर्थ रेट नहीं था, सिर्फ बर्थ था। सेकंड क्या था, डेथ था। थर्ड क्या है, उसका सेक्स। पर पॉपुलेशन का होता है सेक्स रेशियो, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। और सेक्स रेशियो क्या होता है, एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल। 1000 के अंदर अगर हम बात करें, या 100 इंडिविजुअल्स में 60 अगर फीमेल है तो 60% फीमेल्स है 40 अगर मेल है तो 40% मेल्स है। नेक्स्ट है, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। अब हमारे एक पॉपुलेशन में एक टाइम पर डिफरेंट एज के लोग होते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास देखेंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे तो वो प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं, कुछ होंगे एडल्ट, है ना, वो आते हैं रिप्रोडक्टिव में, कुछ होते हैं ओल्ड एज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो आपके सामने एक पॉपुलेशन में एक एज नहीं मिलती है, मल्टीपल एजेस के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। In the age distribution, percent individuals of given age or age group is plotted in a population resulting into structure called age pyramid। हमने बनाया नीचे। ये 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। तो सबसे पहला वाला जो है, ये हमें बताते हैं, ये तीनों पिरामिड्स है, इससे हमें पता चलता है कि भाई आपका जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, वो स्टेबल है, या वो डिक्लाइन कर रही है। इससे ये 3 चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। तो ये देखो, पहले वाला एक्सपैंडिंग में क्या बोला है, जो प्री रिप्रोडक्टिव है, मीन्स बच्चे बहुत सारे हैं, छोटे बच्चे, ठीक है। पर जो रिप्रोडक्टिव में जा रहे हैं वो उससे कम हो गए, क्योंकि हमारे जैसे किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी एरिया में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव में तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, पर रिप्रोडक्टिव में कम पहुँचते हैं क्योंकि डेथ हो जाती है बच्चों की, ठीक है। और पोस्ट में जाते जाते क्या है, और अगेन उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो पोस्ट में और भी कम होते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मिले प्री वाले, फिर रिप्रोडक्टिव वाले, फिर पोस्ट। तो ये जो आपका पिरामिड बना, ये बना कैसा, एक्सपेंडिंग टाइप का। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पिरामिड, ठीक है। सेकेंड है स्टेबल। स्टेबल होता है आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में। जैसे हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे में एक्सपेंडिंग रहता है या डिक्लाइनिंग रहता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रहता है स्टेबल। स्टेबल में देखो, जितने प्री रिप्रोडक्टिव में है उतने ही बराबर कहाँ गए, रिप्रोडक्टिव में। मीन्स दे हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत कम है, ठीक है। और फिर पोस्ट में भी जाते जाते बहुत कमी नहीं आ रही है, ठीक ठाक चल रहा है रेट, है ना। तो वहाँ पर वही है कि लोग जो है दे आर वेल सेटल्ड, दे हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, दे हैव गुड रिसोर्सेज, तो इसलिए वहाँ पे डेथ कम होती है। और ये है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव ही कम है, और रिप्रोडक्टिव में क्या हो रहा है, आपका ऑर्गेनिजम्स जो है जा तो रहे हैं, बट पोस्ट में जाते जाते फिर से कम हो रहे हैं। तो ये ऐसा है कि जो कि भाई रिसोर्सेज कम होने की वजह से, माल न्यूट्रिशन होने की वजह से इंडिविजुअल पैदा तो हुई प्री रिप्रोडक्टिव में, बट क्या है, जो जब वो रिप्रोडक्टिव में पहुँचे हैं तो उसके बाद उनकी डेथ होने लग गई है, ठीक है। तो इसको डिक्लाइनिंग बोलते हैं। AIPMT 2011 में हुआ था। ये होता है उन कंट्रीज़ में जहाँ बहुत माल न्यूट्रिशन होती है या रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, वहाँ पर 2011 में आया था ये, ठीक है। 3 तरह के। एक्सपेंडिंग में मतलब पता चलता है कि पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबल है और यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, ठीक है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। पॉपुलेशन की साइज बहुत कुछ बताती है कि उसका क्या क्या स्टेटस है। सॉरी, अगर पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे कोई कंपटीशन है, वहाँ पर उनको रहने में दिक्कत हो रही है। बट अगर उसका नंबर फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब रिसोर्सेज उसके फेवर में है, ठीक है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, बी इट आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीशी, द इम्पैक्ट ऑफ ए प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, है ना, कुछ भी आपको स्टडी करना वो पता चल जाता है। वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। आपको कभी भी किसी एरिया में पता लगाना हो कि भाई इस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट है, एनिमल है, वो फ्लरिश कर रहे हैं या वो डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आप वो उनके नंबर से पता लगा सकते हो, उनकी पॉपुलेशन की साइज से, ठीक है। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज 10 साइबेरियन क्रेन जो होती है एट भरतपुर वेटलैंड, और गो टू मिलियंस क्लेमाइडोमोनाज इन अ पॉन्ड। पॉपुलेशन देखो हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म में अगर 10, एक पॉपुलेशन में अगर 10 ऑर्गेनिज्म है तो दूसरे में भी 10 ही होंगे। जैसे कि आपको बताया कि क्लेमाइडोमोनाज एक पॉन्ड में मिलियंस में हो सकते हैं, और वो भी एक पॉपुलेशन है। और भरतपुर में जो है आपका कियोलेदो नेशनल पार्क में, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन लेस देन 10 है, वो भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। सो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से पता लगाते हैं। उसके लिए सिंबल होता है N,
ठीक है, वो हम कैसे, नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, सिर्फ उसको नंबर्स में काउंट नहीं करना कि 10 ऑर्गेनिज्म 20 ऑर्गेनिज्म, उसके लिए और भी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ऑल्दो जो टोटल नंबर है, जो हम टोटल नंबर कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट, द टोटल नंबर generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine, है ना। वैसे तो आप नंबर काउंट कर लो कि भाई किस में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सबसे बेस्ट है, बट कई केसेस में वो हम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड में कितने क्लेमाइडोमोनाज है, कितने एल्गी हैं, कितने बैक्टीरिया, पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते। इन एन एरिया इफ देर आर 20 पार्थेनियम प्लांट्स, 200 पार्थेनियम प्लांट्स है, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, एक सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री है, उसकी बहुत लार्ज कैनोपी है, और 20 छोटे 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 पार्थेनियम है, जो कैरेट ग्रास जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एक एरिया के अंदर ये है सिचुएशन। तो अब यहाँ पर जो है स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज लो, क्योंकि वो नंबर सिर्फ एक है, बट पार्थेनियम का नंबर कितना है, 200, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक एरिया में 200 पार्थेनियम है और सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री है, उस ह्यूज बैनियन ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स होंगी, बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, बहुत सारे ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स, गिलहरी वगैरह बहुत कुछ होंगे, ठीक है। पर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि वो नंबर में कम है, टू दैट ऑफ पार्थेनियम, अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द एनॉर्मस रोल ऑफ द बैनियन इन दैट कम्युनिटी। मतलब हम लोगों ने, हमें पता है कि भाई बैनियन ट्री के बहुत सारे रोल्स हैं, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को, बहुत सारे फंगस को, बहुत सारे बर्ड्स, पैरासाइट को क्या दे रहा है, हैबिटेट दे रहा है, बट स्टिल उसका नंबर कम हो गया, इसलिए उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई, राइट। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। यहाँ पर हम नंबर नहीं ले रहे हैं, हम इसमें परसेंट कवर या बायोमास ले रहे हैं कि किसमें कितना बायोमास बन रहा है, ठीक है। टोटल नंबर अगेन नॉट इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज। जब पॉपुलेशन बहुत ह्यूज होती है आप काउंट नहीं कर सकते नंबर, counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? कैसे आप उसकी डेंसिटी रिपोर्ट करेंगे, कैसे बताएंगे उसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी बताते हैं हम। एक्यूरेट नंबर तो काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक काउंट करोगे उतने तो डिवाइड कर चुके होंगे, आप कभी भी एक्यूरेट नंबर पे पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है। Sometimes for certain ecological investigations there is no need to know the absolute population density. उस केस में आती है relative density कि एक लमसम आइडिया हो, एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। आप एक लेक में कितनी फिश मिल रही है वो नहीं पता लगा सकते, आप काउंट करोगे, फिश तो मूव करेगी, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो कि भाई आपने एक बार ट्रैप किया, कितनी फिश आई, उस हिसाब से उस पॉन्ड का कितना एरिया है, कितना पानी है उसमें, इतने एरिया में अगर हम ट्रैप कर रहे हैं 10 फिश आ रही है तो इतने एरिया में कितनी होंगी। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. हमारे पास एक तरीका और है कि हम क्या है, बिना ऑर्गेनिज्म को देखे, बिना उसे काउंट करे भी हम बता सकते हैं कि वो कितने मिल रहे हैं हमारे अर्थ पे। जैसे कि टाइगर सेंसस इन आर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। कब टाइगर को हम ना देखते हैं दूर से, आपने देखा, आपने उसे काउंट किया, फिर आप दूसरे एरिया में गए, फिर आपने फिर टाइगर देखा, पर ज़रूरी नहीं ना कि वो टाइगर नया हो, क्या पता वही वाला पहला वाला टाइगर घूमकर वहीं आ गया हो। तो ऐसे हमको कभी भी उनका एक्यूरेट नंबर नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पग मार्क्स, उनके पैरों के निशान जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, तो वो हम इवेलुएट कर लेते हैं, या फिर उनका फिकल पैलेट्स के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि ये कितने टाइगर्स हैं, कितने अलग अलग का है या सेम का है, ठीक है। तो हम ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको सेम ही एक्यूरेट नंबर ही चाहिए हो, आप कई बार क्या करते हैं रिलेटिव डेंसिटी भी ले सकते हो, ठीक है। और हम जस्ट बाय काउंटिंग दी विदाउट काउंटिंग हम जस्ट पग मार्क से, फिकल पैलेट से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका पार्ट हो गया पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, एडेप्टेशंस हमने डिस्कस कर लिए और पीछे का पूरा पार्ट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट और लेकर आऊँगी मैं, उसमें हम लोग पॉपुलेशन की ग्रोथ वगैरह डिस्कस करेंगे, मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक और साथ में पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। तो 2 वीडियो में इस चैप्टर को समराइज कर लेंगे हम, राइट। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और भी चैप्टर्स के 1 शॉट बने हुए हैं, आप उनको भी लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हाँ, और एक और चीज़, इनके सारों की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रतिभा यादव्स बायोलॉजी, आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।